डॉक्टर एकता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एकता शो एंड टुडेज टॉपिक इज डिसेंट्री। यानी आप इसे लोकल लैंग्वेज में आव या फिर पेचिस आना भी कहोगे। मेनली इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? मेनली इसके सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट आपसे आकर ये कंप्लेंट करता है कि उसको छोटे छोटे अमाउंट के अंदर यानी बहुत कम कम अमाउंट के अंदर स्टूल आ रहा है और फ्रिक्वेंटली स्टूल आ रहा है, और एक बार स्टूल अगर वो पास आउट कर देता है तो उसके 15 या 20 मिनट बाद में उसको वापस सेंसेशन आने लगते हैं कि उसको स्टूल फिर से आएगा। कभी कभार ये स्टूल क्रैम्प्स के साथ में भी आता है जो कि सीवियर पेन होता है कभी, और ये जो स्टूल होता है वो कफ के साथ यानी म्यूकस के साथ में निकलता है। कई पेशेंट्स में मैंने देखा है कि म्यूकस और स्टूल के साथ में ब्लीडिंग भी आती है। पेशेंट ये फील करता है जब वो मोशन करता है तो उसे लगता है कि कुछ भारी सी चीज है वो जो नीचे खिसक और बाहर आ रही है, और वो पेनफुल भी होता है। और जब वो स्टूल पास आउट कर लेता है उसके कुछ देर बाद में वापस लगता है कि वापस अब स्टूल आएगा, मतलब वो जो कुछ भी खा रहा है उसको डाइजेस्ट नहीं होता और वो पेशेंट काफी ज्यादा वीक हो जाता है। तो मेन ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पेशेंट को क्यों होता है, इसके मेन कॉज क्या होते हैं। कॉज यही होता है कि आप अनहाइजीन मतलब हाइजीन पूरी तरीके से मेंटेन नहीं रखते हो, मतलब बाहर से आए गंदे हाथ है तो आपने खाना उसी हाथों से खा लिया, या अनहाइजेनिक फूड खा रहे हो या अडल्ट्रेट फूड खा रहे हो, रात का बासी भोजन है बिल्कुल भी ढका हुआ नहीं है वो आप खा रहे हो, या फिर बाहर का खाना जैसे फास्ट फूड हो गया जिसमें क्या आते हैं पिज्जा बर्गर मोमोज, अगर ये आप फ्रिक्वेंटली खा रहे हो तो इसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ केसेस के अंदर ये भी देखा है कि अगर पेशेंट कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है और उसको लंबे टाइम से कोई मेडिसिन चल रही है तो उसकी वजह से भी उसको डिसेंट्री हो सकता है। या फिर कोई पेशेंट मेंटली अपसेट है या स्ट्रेस के अंदर है तो इंटेस्टाइन को हमारे बॉडी का सेकंड ब्रेन कहा जाता है, तो उससे वो डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से भी डिसेंट्री हो सकता है। ठीक है, आप जो खा रहे हो उसका दीपन पाचन यानी उसका डाइजेशन सही फॉर्म में नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से भी डिसेंट्री होता है। तो ये इसके मेन कॉज है। मेनली डिसेंट्री की एज क्या होती है कि 10 से 12 साल के बच्चों में होगा, या फिर 45 से क्रॉस जो पेशेंट होते हैं 45 क्रॉस जिनकी एज हो चुकी होती है उनको होता है। ये इसके कॉज हो गए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में आपको बताती हूँ कि ट्रीटमेंट से पहले इसका कंसेप्ट जानना जरूरी है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इसका कंसेप्ट क्या होता है। तो पेशेंट आपके पास क्या कंप्लेन लेकर आता है कि उसको फ्रिक्वेंटली मोशन आ रहे हैं थोड़े थोड़े टाइम में, मतलब उसका डाइजेशन बिल्कुल भी सही नहीं है, तो हमको ऐसी मेडिसिन देनी है ताकि उसका दीपन पाचन हो सके, मतलब उसके डाइजेशन को हम इम्प्रूव कर सके। सेकंड ये होता है कि पेशेंट को क्रैम्प्स आ रहे हैं तो वो वात रोग का कारण हो गया, वात बढ़ा हुआ उसकी बॉडी का, तो ऐसे में हम उसको अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। राइट, इसी तरीके से हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। और पेशेंट अगर कह रहा है कि फ्रिक्वेंटली स्टूल आ रहा है तो वो बन रहा है ना स्टूल, मतलब डाइजेशन सही नहीं हुआ इसलिए धीरे धीरे करके स्टूल बन रहा है, वो उसको सेंसेशन आ रहा है कि इसको बाहर निकालना है, तो आप क्या काम करोगे कि उसको ऐसी मेडिसिन नहीं दोगे जिससे उसका स्टूल रुक जाए, यानी स्तंभक औषधि नहीं देनी है, माइल्ड रिलैक्सेटिव देना है ताकि उसका स्टूल पूरी तरीके से निकल जाए, उसका कोष्ठ यानी स्टोमक पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्लासिकल मेडिसिन क्या आएगी, इसमें फर्स्ट नंबर पे है कुटस घनवटी। कुटस घनवटी 2-2 टैबलेट गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद में लेना है आपको। सेकंड लेना है आपको कुटजा रेस्ट, एक तरह का टॉनिक है, ये सिरप फॉर्म में आएगा। कुटजा रेस्ट ये 20 ml लेना है गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद। कुछ केसेस के अंदर देखा गया है कि पेशेंट को स्टूल के साथ ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ब्लीडिंग में नाग केसर बहुत अच्छा काम करता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो आपको क्या करना है, नाग केसर चूर्ण 1 ग्राम, बिलबादी चूर्ण 1 ग्राम और रस प्रॉपर्टी 250 मिलीग्राम, इसका कॉम्बिनेशन तैयार करना है। किसी भी आयुर्वेदा स्टोर पे जाओगे तो इस तरह का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, और इसको आपको शहद के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद में लेना है। अगर पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा है तो आप 10 मूल क्वाथ भी दे सकते हो, उसे 10 मूल काढ़ा 20 ml, ये आपको भूखे पेट लेना है। अगर आप लेना चाहो तो 10 मूल तेल आता है, वो 50 से 60 ml एक इंजेक्शन आता है उसमें भर के आगे कैथेटर लगा के उसकी एनिमा भी ले सकते हो। भूखे पेट इसको एनिमा लेना है, उससे क्या होगा जितना भी पेन होगा वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। अब आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। पहले मैं बताती हूँ आपको क्या नहीं खाना है। तो ड्रम स्टिक होती है ना मोरिंगा लीफ, मतलब वो आपको नहीं लेना है, भले वो मोरिंगा लीफ हो या फिर मोरिंगा की फलियां हो, ड्रम स्टिक जिसको कहते हैं वो नहीं खाना है। बथुआ आपको नहीं खाना है, मैंगो आपको नहीं खाना है, और पेठा, ये 4 चीजें आप नहीं खाओगे। अब आपको क्या नहीं करना है, तो लेट नाइट स्लीप, अगर आप लेट नाइट सोते हो या लेट नाइट तक जागते रहते हो तो ये पूरी तरीके से गलत है, कॉन्ट्राइंडिकेट है। अभी टाइम पे सोना स्टार्ट कर दीजिए अब, अगर आप डिसेंट्री के पेशेंट है तो। मेनली अब आपको ज्यादा धूप में नहीं जाना है, ज्यादा ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपका स्वेटिंग हो, क्योंकि आपकी बॉडी में पहले ही वीकनेस रहती है।
अब आपको क्या करना है, तो इसमें आपको बहुत ही लाइट डाइट यानी चावल मूंग की खिचड़ी में जीरे और हींग का तड़का लगा के या फिर प्योर गाय का घी डाल के मेनली आपको वही खाना है, और वो भी तब खाना है जब आपको भूख लगे। आप इसमें उड़द की दाल भी खा सकते हो, उड़द की दाल के फिर पकोड़े खाओ या कुछ भी दाल बना के खाओ, क्योंकि उड़द की दाल मल को बांधने का काम करती है, तो उड़द की दाल इसके अंदर बेनिफिशियल रहेगी। दही ले सकते हो आप, छाछ ले सकते हो इसके अंदर, और प्रॉपर आपको रेस्ट करना है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बात और, इसमें आप सड़न पानीय जरूर यूज कर सकते हैं, वो दीपन पाचन का बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप चाहते हो कि मैं सड़न पानी की रेसिपी आपको दूं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच।